चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे 21 जून का डेली करंट अफेयर्स जो विजन का आता है उसको देखेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके ऊपर बात करेंगे मेरा। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 का रिपोर्ट जारी किया गया। तो सबसे पहले ये जारी कौन करता है, तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने जारी किया इसको। और सबसे पहले एक संयुक्त राज्य अमेरिका की शोध संगठन है। और इस रिपोर्ट को यूनिसेफ के साझेदारी के साथ जारी किया गया था। ठीक है ना। रिपोर्ट की अगर बात करें तो 1990 से लेके 2021 तक पार्टिकुलर मैटर, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सहित समान वायु प्रदूषकों के संपर्क में आने तथा उनके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है ये। मतलब मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं किस चीज की वजह से, तो पार्टिकुलर मैटर की वजह से, ओजोन की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से सहित जो भी वायु प्रदूषक है, तो मानव स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ते हैं उसका ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट की जो मेन मेन बिंदु है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो 2021 में 8.1 मिलियन जो मौतें हैं वो वायु प्रदूषण की वजह से हुई है। वैश्विक स्तर पर 2021 में वायु प्रदूषण और सामयिक या फिर अप्राकृतिक मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। मतलब बिना कारण से या फिर मतलब ऐसे ही मृत्यु हो जाना, असामयिक मृत्यु मतलब समय आने मतलब एज बुढ़ा हो जाने के बाद, या फिर अप्राकृतिक। दूसरा सबसे पहला नंबर पे कौन है, तो ये पहला नंबर पे है आपका उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप से सबसे ज्यादा लोग ये पूरे विश्व में मृत्यु होती है। और दूसरे नंबर पर वायु प्रदूषण से। और अगर बात करें तो 99 विश्व की 99% आबादी जो है ऐसे स्थानों पर रहती है जहाँ पे पार्टिकुलर 2.5 प्रदूषण हानिकारक स्तर तक पहुंच गया। मतलब बहुत ही मतलब खराब कंडीशन जहाँ पे है पार्टिकुलर 2.5 का, पार्टिकुलर मैटर 2.5 का, पीएम हम लोग बोलते हैं, पीएम 2.5। तो वहाँ पे रहते हैं 99% आप सोच रहे हैं आप। और पीएम 2.5 जो है आपका वास्तव में 2.5 माइक्रो, उसके बारे में ये निम्न और मध्यम आय वाले की आबादी की बात करें तो 0.25 के सामान्य से 1.3 से 4 गुना अधिकतर स्तर वाले परिवेश में जीने को मजबूर है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है। अब वायु प्रदूषण की वजह से क्या क्या और मतलब इफेक्ट पड़ रहे हैं ह्यूमन पे, तो फेफड़े में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण बन रहा है। इससे कोविड 19 के गंभीर प्रभाव देखने को मिला था। कोविड 19 में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। और बाकी पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य पर प्रभाव की अगर बात करें तो 54% में, 54% मरीज भारत और चीन में है। जो बीमारी होती है वायु प्रदूषण से उसमें से 54% भारत और चीन का पॉपुलेशन है। ठीक है ना। और 2021 में ओजोन से संबंधित क्रॉनिक ऑक्स ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर सीओपीडी से होने वाले कुल मौतों में लगभग 50% मौतें जो है वो भारत में हुई है। ये था आर्टिकल। अगर हम बात करें यहाँ पे फिर भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या पहल की गई है उसके बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाए गए हैं। एंड उसके बाद BS4 से एक जगह पे BS6 का हम लोग यूज कर रहे हैं इंजन के। और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा है वो चीज हम ऐड करते हैं। जैसे सफर पोर्टल है आपका, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना है। ग्रेडर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग का निर्माण किया गया है। ये सारे सरकार के द्वारा की गई पहले। जैसे आप बोल सकते हैं 3-4 याद रहना चाहिए आपको मेंस में लिखने के लिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसमें 24 राज्यों में 131 उसका डेटा है ये। 1 अप्रैल 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और 1 अप्रैल 2020 से मतलब जितने भी शहर है उसमें BS4 से लेके BS6 का इंजन, मतलब BS4 का जो इंजन है वो इंजन का कुछ टाइप होता है। BS4 की जगह पे BS6 इंजन का अपनाया गया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक या दैनिक मतलब हर दिन का ये जनता की जानकारी को प्रसारित करता है। ये सफर पोर्टल है आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो है हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि वर्ष 2021 में 5 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम बच्चे, उनमें से 7 लाख से ज्यादा मौतें हुई। और विश्व भर में बाल मृत्यु का लगभग 15% मौतें जो है वो भारत में हुई है, जो कि लगभग 1,70,000 होता है। भारत और चीन में ये तो हम लोग देख रहे थे ऑलरेडी कि वो 54% है जो मौतें भारत में होती है वायु प्रदूषण की वजह से, भारत और चीन में जो है।
और कुछ पॉइंट हम बोल सकते हैं कि वायु प्रदूषण का आखिर मेन रीजन क्या, प्रमुख कारण क्या है। तो वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन की वजह से वायु प्रदूषित हो रहा है। ठोस अपशिष्ट का दहन, उसके बाद पराली दहन और अन्य कृषि गतिविधियां, घरेलू खाना पकाना और गर्म करना, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र। ये 4-5 पॉइंट मेंस में लिखने के लिए कि आखिर क्या कारण है वायु प्रदूषण का। तो वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन, ठोस अपशिष्ट का दहन, पराली दहन, अन्य कृषि गतिविधियां, घरेलू खाना पकाना और गर्म करना, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र। तो ये रहा हमारा आज का पहला आर्टिकल, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इंडेक्स। फिर 2024 का रिपोर्ट, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि 8.1 एग्जाम मेंस में लिखने के लिए 8.1 मिलियन जो भी देते। अगला हमारा जो है वो है बिहार। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे समझना क्या है, कुछ कुछ तो हम पहले प्रीलिम्स फैक्ट याद करेंगे और कुछ मेंस की तरह से इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे नए नालंदा विश्वविद्यालय को अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस नेट जीरो ग्रीन कैंपस, ध्यान रहे नेट जीरो मतलब जितना जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो वहां से मतलब प्रोडक्ट होगा उतना वो लोग क्या करेंगे, मतलब उसको नेट जीरो कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड 20 हो रहा है तो फिर से उसको माइनस करके उसको नेट में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। नेट में जीरो कैसे, वहाँ पे जो क्लासरूम वगैरह होंगे वो इस टाइप से होंगे कि वो एसी वगैरह इस तरह के यूज नहीं, जो भी कार्बन मतलब उन लोगों का मतलब प्रोडक्ट होगा या फिर जो भी कार्बन उत्सर्जन होगा उसको फिर उतना मतलब ये कर देंगे, नेट जीरो कर देंगे, उसका भरपाई कर देंगे मतलब। नया विश्वविद्यालय संसद के नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडरों के पास बनाया गया है। 2007 में फिलीपींस में आयोजित द्वितीय 2007 की बात कर रहे हैं, द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक नए निर्णय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है तो आधार प्रदान किया गया था। ठीक है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर बात करें, हाँ तो यहाँ पे प्रिंस फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं कि इसे 5वीं शताब्दी में, ध्यान रहे 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी ईसा में कुमारगुप्त का एक और नाम है जो हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया, शुक्रादित्य है ना, या फिर सक्रादित्य निर्मित करवाया था। 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा और ये गुप्त वंश के राजा थे कुमारगुप्त। ये तो ऑलरेडी हम लोग इससे पता चल जाता है। अगर हम बात करें तो स्थापत्य कला संबंधी विशेषता है तो वास्तव में एक बौद्ध मठ यानी कि महाविहार महाविहार था। इसका बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने और उन्हें शिक्षा देने दोनों उद्देश्यों से उपयोग किया जाता था। इसमें स्तूप और उपासना संबंधी संरचनाएं भी बनाई गई थी, साथ ही प्लास्टर, पत्थर और धातु से बनी कई महत्वपूर्ण कलाकृतियां इसकी शोभा बढ़ाती थी। बात करें तो यहाँ पे सेक्शन उत्कृष्टता का केंद्र क्या क्या है, तो प्राचीन काल में इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देशों के छात्र व बौद्ध भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ पे किसकी किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो वेद, ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राज्य व्यवस्था, युद्ध कला जैसे विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश होता था। इसके लिए प्रशिक्षित द्वारपालों के द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी यात्री कौन कौन आए यहाँ पे, तो 7वीं सदी में चीनी विद्वान ई किंग या फिर इसको इत्सिंग भी बोलते हैं, या फिर जुआन जांग या फिर हेन सांग भी, जैसे बिहार से ये क्वेश्चन आया था जुआन जांग, तो ये हेनसांग का ही नाम है। नालंदा आए और तब नालंदा को तब नाला कहा जाता था। जुआन जांग या हेनसांग ने कुलपति आचार्य शीलभ्रत ने सानिध्य में नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। शीलभ्रत प्रसिद्ध योगाचार्य। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात करें तो नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को का धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ये सब पेरेंट्स फैक्ट याद रखना है 2016। और चीनी विज्ञान इजिंग या फिर इजिंग उन लोगों का नाम ऐसे होता है, जुआनजांग या फिर इसको हैंशेंग भी बोलते हैं। और शीलभ्रत जो कि क्या थे, आपका योगाचार्य थे। नालंदा प्राचीन शिक्षा के अन्य प्रमुख संस्था की अगर बात करें तो मतलब प्राचीन शिक्षा संस्था की अगर बात करें तो एक था हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में था, नागार्जुन कोंडा जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में था, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अभी का मतलब पाकिस्तान में पड़ता है, और अन्य विद्यालय जैसे कि वल्लभी गुजरात में, उदंतपुरी बिहार में, और जगदल अभी बांग्लादेश में। विक्रमशिला की बात करें तो इसके पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था, और इस विश्वविद्यालय में वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया था। वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रसार इसके वजह से हुआ था।
मतलब योगदान था इसमें, इनकी वजह से नहीं हुआ था, इनका योगदान था। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम से रखा गया था। ध्यान रहे, वज्रयान बौद्ध धर्म, ये आपका महायान बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन का शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादित माना जाता है। तक्षशिला की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम अभी पाकिस्तान में स्थित है। पाणिनि जो अष्टधाई के रचयिता है। जीवक जो कि चिकित्सक है। चाणक्य जो कि कौटिल्य नाम से फेमस है, इसके इन्हीं विश्वविद्यालय में शिक्षण ग्रहण की थी। कौन से ने? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अन्य विश्वविद्यालय की हमने बात कर ली कि आपका वल्लभी गुजरात में है, और उदंतपुरी बिहार में है, और आपका जगदल जो है आपका वो बांग्लादेश में पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो धर्मपाल, तो यहाँ पे तो हमने इसकी बात कर ली। अच्छा, जो पुस्तकालय था यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते थे? धर्मकुंज पुस्तकालय को धर्मकुंज बोलते थे। और धर्मपाल के समय शिलभ्रत, यहाँ पे तो इसकी बात हो ही गई है शिलभ्रत की, वो महान विद्वान थे। और इसका अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की बात, तो 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान पाल वंश के जो संरक्षण थे, उससे संरक्षण में ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, ये खूब मतलब और फेमस हुआ था। भारतीय गणितज्ञ जो आर्यभट्ट हैं, जो 6ठी शताब्दी में हुए थे, वो यहाँ पे शिक्षा प्रदान करते थे, शिक्षा देते थे। हाँ, थोड़ा सा बात करें तो 1190 में तुर्क तुर्क के जो क्या बोलते हैं, बख्तियार खिलजी ने आक्रमणकारी बोलेंगे हमारे क्या, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, और उसमें आग लगा दी थी। और कहा जाता है कि ये आग लगभग 3 महीने तक जलती रही थी। इतनी किताबें थी। 1812 में सबसे पहले फ्रांसीसी बुकानन ने इसको देखा था, और हैमिल्टन द्वारा इसकी खोज की गई थी। फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन का नाम है, उनके द्वारा खोज की गई थी 1861 में। कनिन्नम के द्वारा इनको यूनेस्को में दर्जा दिया गया था। सॉरी, यूनेस्को में नहीं, यूनेस्को में तो 2016 में धरोहर स्थल दिया था। ये अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने अ, यूनी, ये कुछ मैंने लिखा है जो मेरे ध्यान से निकल गया, किस चीज़ का दर्जा इन्हें मिला था। और कुछ इसमें फैक्ट पॉइंट है। हाँ देखिए, फैक्ट पॉइंट ये है, इसको मेंस पे कैसे यूज करेंगे, तो कुमार गुप्त जो थे, जिन्होंने ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, कुमार गुप्त थे, हिंदू धर्म से ये रखते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म का एक शिक्षण केंद्र था। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है धर्मों के बीच समन्वय का जो बात है वो प्राचीन काल से ही हमारे देश के लिए चलते आ रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही यूज कर सकते हैं। प्राचीन काल में कुमार गुप्त जो हिंदू धर्म से संबंध रखते थे, और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र था। तो इससे क्या पता चलता है कि धर्मों के बीच में उस समय में प्राचीन टाइम से ही हम लोग का समन्वय एक दूसरे के धर्म को लेके चलते आ रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका नेक्स्ट पेज में, जो कि है ये आपका है विश्व आर्थिक मंच का फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन से क्या मतलब समझते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन से आशय ये है कि जीवाश्म ईंधन की जगह पे, जीवाश्म ईंधन जो हमारा कोयला, पेट्रोल, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन, इसके जगह पे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाएं। इसके जगह पे मतलब जो जो जीवाश्म ईंधन है उसके जगह पे हम लोग क्या, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें कार्बन टू उत्सर्जन कम किया जा सकता है। अब ये रिपोर्ट की है, ये रिपोर्ट में क्या है मेन पर, तो एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन विश्व के 120 देशों की ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन, सुरक्षित और संधारणीय समावेशी ऊर्जा प्रणाली को अपनाने में उनकी तैयारी का मूल्यांकन, मतलब कितना कौन बढ़िया से एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है, सुरक्षित आपका संधारणीय और समावेशी ऊर्जा प्रणाली कौन कौन देश अपना रहे हैं। तो 120 देशों का ये आपका इंडेक्स बनता है। रिपोर्ट की अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो निवेश रुझान 2023 में स्वच्छ ऊर्जा और संख्या में निवेश बढ़कर एक 1.8 बिलियन डॉलर हो गया था। विकसित देशों और चीन से इस तरह के निवेश 2021 के बाद लगभग 90% वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, फ्रांस है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 देशों में G20 समूह के 6 देश शामिल है। ये फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ये विकसित देश है सारे। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है वो 63 है। पिछले बार कंफर्म 67 था मे भी। तो हम लोग और इसमें बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर बात करें तो डिजिटल नवाचार जनरेटिव ए तकनीक ऊर्जा कंपनी को सालाना 500 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत प्रदान कर सकती है। एनर्जी ट्रांजिशन संबंधित चुनौती क्या है?
तो स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मतलब प्रोत्साहन में जो निजी कंपनियां हैं वो उनको मतलब प्रोत्साहन नहीं किया उनको, मतलब वो ये चीज के ऊपर मतलब ज्यादा फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने वाली जो निजी कंपनी है उनको कोई प्रोत्साहन नहीं है, वही जो जीवाश्म ईंधन पहले से है, उसी पे यूज अपना कर रहे हैं। G20 देशों ने कोविड महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी को लेकर जितना सहायता पैकेज दिया है उसका केवल 6% ही स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को निवेश किया, मतलब सिर्फ 6% स्वच्छ ऊर्जा के लिए। जीवाश्म ईंधन को दी जा रही सब्सिडी, अभी भी सब्सिडी चल रही है, तो ये भी एक चुनौती है। कैसे कैसे लोग एनर्जी ट्रांजिशन को जीवाश्म ईंधन को छोड़ के और नवीकरणीय ऊर्जा पे ट्रांसफर करेंगे, सब्सिडी भी दी जाती है। कुछ विकसित अर्थव्यवस्था और बड़ी ऊर्जा कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा तकनीक जो आपका टेक्नोलॉजी है को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पीछे हट रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं हो रहा है, जो कुछ कुछ कंपनियां हैं जो स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के बारे में ऑलरेडी उनके पास तकनीक है तो वो शेयर नहीं करते हैं, तो पीछे हट रहे हैं इससे तकनीक के ऊपर, उसमें मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के जरूरी पहल क्या क्या है, पहल तो नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता और वैश्विक संकल्प लिए गए हैं, जिसको आयोजित होता है UNFCCC COP28 133 जितने हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य है 2030 तक ध्यान रखना है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 3 गुना में वृद्धि प्राप्त करना है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच और पहुंच में असमानता को दूर करना यह G20 देशों की पहल है। जो भी असमानता है टेक्नोलॉजी के मामले में इसको मतलब सब लोगों तक पहुंचाना है। ये आपका G20 का पहला ही है। उसके बाद हम बात करें जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। इस पहल में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और विश्व आर्थिक मंच WEF ने शुरू किया। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करना। तो आगे बढ़ने में सहायता कैसे किया जा सकता है, तो फंड के फंड के सहायता फंड दे के सहायता कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके सहायता कर सकते हैं। तो ये उठाए गए पहले। अब बात करें तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, इसे 2023 में यूरोपीय संघ ने लॉन्च किया था। तो स्वच्छ ऊर्जा अपनाने से जुड़ी जो पहल है, कुछ कुछ पहल ये सब हम ध्यान रख सकते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, उसके बाद कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट CBAM, और हमारा जो हमारा नहीं, ये 133 देशों का जो हस्ताक्षर किया हुआ है, ये 3 गुना वृद्धि करना है 2030 तक। तो ये आर्टिकल आपका कंप्लीट होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने ऐड नहीं किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वाधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह निर्माण की मंजूरी दी है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ग्रीनफील्ड इसको बोलते हैं। तो ग्रीनफील्ड अवसंरचना का निर्माण खाली जमीन या फिर अविकसित जमीन पर किया जाता है। ऐसी जमीन ग्रीनफील्ड अवसंरचना क्या हो, कौन सी संरचना है जो या तो पूरी पूरी खाली जमीन हो या अविकसित जमीन हो जिसपे कुछ और मतलब विकास करना थोड़ा मुश्किल हो, तो वहां पे इसकी मंजूरी मिली है बंदरगाह की। इससे पहले कोई अवसंरचना नहीं होती है, बल्कि नए सिरे से और शुरुआती चरण से परियोजना परियोजना की निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है। उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये PM गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप है ये। और इसमें अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में ही PCS वगैरह के लिए ये यूज किया जा सकता है। लैंडलॉर्ड मॉडल और सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर विकसित किया गया। ये मॉडल थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लैंडलॉर्ड मॉडल में क्या होता है कि जहां पोर्ट अथॉरिटी विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करती है, वही निजी कंपनी बंदरगाह का संचालन करती है। यहाँ पे क्या है, लैंडलॉर्ड में यहाँ पोर्ट अथॉरिटी विनियमन संस्था और लैंडलॉर्ड भूस्वामी जो भूस्वामी के रूप में कार्य करता है। जो विनियामक संस्था है वो जो जिसकी जमीन है भूस्वामी वही होता है, और निजी कंपनियां जो है वो इसकी संचालन करती है। अगर हम बात करें तो इस बंदरगाह की कुल कंटेनर होल्डिंग नॉट इम्पोर्टेंट, इतना बारीकी चीज तो याद नहीं रहेगा। अगर हम बात करें तो ये वधावना वधावन परियोजना का तो महत्व क्या है, ये पोर्ट जो बन रहा है, तो ये आपका क्या होगा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का जो वधावन है, तो ये जो हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से निर्यात आयात यानी कि HCM व्यापार को बढ़ावा देगा। इस बंदरगाह का निर्माण अत्यधिक अवसंरचना और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में किया जा रहा है। बाकी सब not important।
यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें पीसीएस वगैरह के लिए या फिर एग्जाम में भी आ सकता है ये कि भारत में बंदरगाह की बात करें तो दो श्रेणी में इसको वर्गीकृत किया जाता है। एक बड़े बंदरगाह जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर पोर्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट हमारे देश में वर्तमान में 12 मेजर पोर्ट है और 200 से अधिक, सॉरी, हाँ हाँ, 200 से अधिक क्या है हमारे लघु बंदरगाह है, यानी कि माइनर पोर्ट है। लघु बंदरगाह बोलना सही है बेटे। और अगर हम बात करें तो ये जो मेजर पोर्ट है इसका जो नियंत्रण है वो जल मार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। और जो लघु बंदरगाह है वो राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये रहा हमारा आज का ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये। चलिए इसको पढ़ देख लेते हैं हमसे। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई युद्ध और होलोकास्ट के बारे में झूठी कहानी बढ़ रही है। तो मतलब एआई के अगर सर्च किया जाए तो जैसे इसको हम यूज कर सकते हैं कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बैड सेंस में भी यूज कर सकते हैं और उसको गुड सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल हम लोग कोट कर सकते हैं कि यूनेस्को के एक रिपोर्ट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में और होलोकास्ट के बारे में झूठी कहानियां बना रही है। जैसे यूनेस्को की हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जेनेटिक एआई तकनीक मानसिकता वाले व्यक्तियों को गलत सूचना और घृणा से भरी झूठी कहानियां फैलाने में सक्षम बना सकता है। साथ ही यह अनजाने में ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में गलत या भ्रामक कंटेंट की भी रचना कर सकते हैं। इसका मतलब मेन मेन अगर देखें तो इस आर्टिकल का मेन और कुछ इसमें पॉइंट है नहीं, बस यही देखना है मतलब कि टेक्नोलॉजी का सही तरीके से भी यूज किया जा सकता है और इसको मतलब एक तरह से झूठी कहानियां फैलाना और भ्रामक कहानियां फैलाना, गलत न्यूज फैलाना, इस तरह से भी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा सकता है जैसे एआई का भी कर रहा है। तो जेनेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक प्रौद्योगिकी है। यह एक डीप लर्निंग जेनेटिव एआई क्या है तो ये एक डीप लर्निंग मॉडल है जो उन डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्टस इमेज और अन्य कंटेंट उत्पन्न कर सकता है जिन डेटा से उसे प्रशिक्षित किया गया है। रिपोर्ट की निम्नलिखित चिंता की अगर बात करें तो ये चिंता हम लोग चाहें तो मेंस में देख सकते हैं कि एआई ऑटोमेटेड कंटेंट नए तथ्यों को गढ़ सकता है, नए तथ्य अपने से गढ़ सकता है। कुछ अगर हम सर्च करें तो वो अपने हिसाब से नफरत फैलाने वाले भाषण को प्रसारित करने के लिए एआई मॉडल में हेरफेर किया जा सकता है। निजता का उल्लंघन है, पारदर्शिता का अभाव और एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह पहले से ही मतलब पूर्वाग्रह होता है और उसी के हिसाब से ये कंटेंट को फिर मॉडिफाई करता है या फिर कंटेंट को देता है आपको। तो रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। हाँ, इसको लिख सकते हैं कि आगे की राह में क्या किया जाना चाहिए तो एआई सिस्टम के सूचना प्रबंधन के मानकों की निगरानी और मूल्यांकन किया जाए और एआई सिस्टम को डिजाइन करते समय नैतिक मूल्यों को भी समाहित किया जाना चाहिए उसमें। तो ये रहा आज का आर्टिकल। ये मतलब एआई के लिए आरबीआई बैंकिंग विनियम अधिनियम का अनुपालन नहीं करने से दो शहरी मतलब दो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और वो दो बैंक कौन सा है, सिटी कोऑपरेटिव बैंक्स और पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहले तो इस बैंक का जो विनियमन है वो विनियम आरबीआई करती है और इस एक्ट के हिसाब से तो 1948 49 के हिसाब से। और इन्होंने कुछ रूल का उल्लंघन किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि यूसीबी जो होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको आरबीआई विनियमित करता है 1949 प्रूडेंस फैक्ट की तरह, ये इसको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो ये बैंक जो है ऋण किसको किसको दे सकती है तो इस बैंकों को 2026 तक अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को नियुक्ति और पब्लिक सेक्टर लैंडिंग श्रेणी को कर्ज देने के लक्ष्य प्राप्त करना होगा। ये कृषि प्रयोजन के लिए ऋण दे सकते हैं, कृषि प्रयोजन के लिए ऋण दे सकते हैं। ये यूएसबी के सक्षम मौजूद चुनौतियां क्या हैं, सबसे पहले तो मौजूद ये चुनौती है कि इसका ग्रॉस एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बढ़कर 10.9% हो गई है। पेशेवर प्रबंधन का अभाव है इस वजह से। और क्या इसमें हो सकता है? अब ये सिर्फ 6 राज्यों में नहीं, आंध्र प्रदेश एक और गुजरात कर्नाटक और महाराष्ट्र तमिलनाडु 6 राज्यों में है कन्फर्म। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत से राज्य में मतलब नहीं है ये अर्बन कोऑपरेटिव। शहरी बैंकों की अगर हम बात करें तो सशक्त बनाने के लिए क्या किया जा सकता है तो ये आप NUCFDC के बारे में बोल सकते हैं। बैंकिंग विनियम में सुधार किया जाए 2020 में, ये कानून आरबीआई के सहकारी बैंकों को हटाने की शक्ति देता है और नई शाखाओं को खोलने के लिए 5 शाखाएं खोलने की या फिर 10% तक की खोलने की छूट देती है। तो इतना तो किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आज का सुर्खियों में एमएसपी के बारे में क्या देखते हैं।
सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं ऑलरेडी, इसके बारे में तो पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। तो एमएसपी, तो खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, नहीं खरीफ फसलों के लिए, अभी 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 जो न्यूज में ये क्यों आया है, तो खरीफ फसलों के लिए इसमें अभी एमएसपी को मंजूरी दी गई है, उसके लिए। एमएसपी के बारे में हम बात करें तो यह न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसान सरकार को अपने, किसान जो है सरकार को अपनी फसल बेचते हैं। किसान सरकार को, अगर भी किसान है और ये सरकार है तो ये इसको फसल बेचती है, तो किसका जो प्राइस है वो पहले तय हो जाता है, ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फसल की कीमत में गिरावट की स्थिति में जल्दबाजी में फसल बेचने से रोकना है। अगर फसल का, अगर इसका फायदा क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि जब मतलब खेती की गई, उस समय खेती जब तैयार हो गई, तैयार होने के बाद उसका प्राइस बहुत घट गया, तब तो किसान को लॉस हो जाएगा। इसके लिए एमएसपी पहले से तय की जाती है कि हाँ, आपने इतना इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इतना रुपए में इसका मतलब खींचा जा सकता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि प्रिंस फैक्ट के लिए 22 फसलों के लिए एमएसपी घोषित की जाती है। 22 फसलों में अगर हम बात करें तो 14 खरीफ फसल है, 6 रबी फसल है और 2 वाणिज्यिक फसल है। कैसे ध्यान रखना है? 14 खरीफ फसल, 14 का 14, अगर याद ना हो तो ऐसे ध्यान रखना है। ठंडे के टाइम में, जो अगर गाँव से थोड़ा सा रिलेशन रखते हैं तो ये चीज पता होगा, ठंडे के टाइम में खरीफ फसल, रबी, जैसे सूरज को हम लोग रबी भी बोलते हैं, तो ये गर्मी का फसल है। खरीफ फसल गर्मी में तो ऐसे ही, जो गेहूं जो दवाते हैं हम लोग, जैसे मशीन में उसको दवाना बोलते हैं हम, तो मशीन में रखते हैं गेहूं को और वो गर्मी के दिन में ही तो दवाते हैं ना। तो ये गर्मी वाला फसल है, रबी फसल मतलब गर्मी गर्मी का, उसमें तो सिर्फ 6 फसल है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, आपका रेपसीड या सरसों, और ये आपका गर्मी का फसल। सरसों थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं कि इसको ठंडी में बोया जा सकता है, लेकिन ऐसे ध्यान रखने के लिए अपने हिसाब से। अगर अभी खरीफ फसल की बात करें तो उसमें आ जाता है आपका धान, ठंडे में ज्वार है, आपका बाजरा है, मक्का है, रागी है, अरहर है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है। सूरजमुखी का तिल है, जैसे सूरजमुखी जैसे धूप निकलती है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप निकलती है, वही तिल। और नाइजर सीड, कपास, ये सब आते हैं आपके इसमें। तो खरीफ फसल जिसके लिए, इसके लिए एमएसपी दी जाती है। बुआई के समय ही मौसम शुरुआत में ही घोषित कर दी जाती है, बुआई के समय ही। कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसको सिफारिश कौन करता है? सीएएसपी, इसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसकी सिफारिश करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति। इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? एमएसपी पे अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति इस पे लास्ट निर्णय लेती है। लेकिन इसका सलाह कौन देता है? तो इसका सलाह देता है आपका सीएएसपी, जिसको हम बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस। और अगर मान लेते हैं कि किसान और ये राज्य सरकार, तो किसान बुआई के समय ही फिक्स कर दी कि 20 रुपए केजी, 22 रुपए केजी हम गेहूं खरीदेंगे, तो सरकार कौन खरीदने आएगा इसको? तो उसको खरीदता है भारतीय खाद्य निगम। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए नोडल केंद्रीय एजेंसी, ये सिर्फ क्या करता है? गेहूं और धान, एफसीए जिसको हम बोलते हैं। तो ये था आपका एमएसपी पे रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्व साझाकरण मॉडल जो है ये क्या है, तो आपका कोल इंडिया ने 23 खदानों को राजस्व साझाकरण मॉडल को आधार पर निजी कंपनियों को सौंपा है। निजी कंपनियों के इन खदानों में अर्जित राजस्व का न्यूनतम 4% सरकार को देना है, और ये 25 वर्षों के लिए खदान सौंपी गई है। और इसमें क्या है, ये आप हेल्प कार्यक्रम में देख सकते हैं कि भारत सरकार ने 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति, जिसको हम बोलते हैं HELP। तो हेल्प किससे रिलेटेड है आपका? तो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग, लाइसेंस लेने की ये एक पहल है जारी की गई नई नीति में। निजी कंपनियों को हाइड्रोकार्बन जैसे तेल, गैस, कोल, पहले क्या था कि तेल के लिए अलग, गैस के लिए अलग, फूड मिथेन के लिए अलग, सेल तेल के लिए, गैस के लिए अलग, ये सब के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ जाता है। अभी क्या हेल्प किया, जैसे सबको एक साथ मतलब लाइसेंस दिया जाएगा, और राजस्व सदाकरण मॉडल के आधार पर दिया जाने लगा है। हाइड्रोकार्बन अगर हम बात करें तो तेल व गैस, कोल व मिथेन, तेल गैस और हाई, इससे पर उत्पादन और पीएससी के आधार पर निजी कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, देख लीजिए इसको भी। इसमें तो बहुत सारे नीचे छोटे छोटे मुझ, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले अधिक एक्सेसिव डेफिसिट प्रोसीड्यूर, यूरोपीय आयोग इसी उच्च बजट के कारण फ्रांस में अत्यधिक घाटा एडीपी में रख सकता है। एडीपी के बारे में अगर बात करें तो एडीपी अत्यधिक घाटा प्रक्रिया, यह सुनिश्चित करती है यूरोप संघ के सदस्य देश अत्यधिक घाटे को कम करने के लिए कुछ व्यक्तिगत उपाय करें।
सम्मान नहीं करने वाले यूरोपीय संघ किसी सदस्य देश के खिलाफ प्रतिदिन बैठक रख लिया। मुझे छोड़ सकते बाद में कभी आएगा इसको सिलेबस से रिलेटेड, तो हो सकता है कि मैंने इस सिलेबस को पढ़ा नहीं दिया फिर इसलिए। हाँ, ये वर्ड हम लोग पढ़ सकते हैं कि पर प्योरोगोलिन क्या है ये। तो हालिया अध्ययन के अनुसार परप्रेग्निन नामक बैंगनी रंग द्रव का विकास संभवतः हिम नदी शैवाल, इसका जो विकास है हिम नदी शैवाल के अस्तित्व के लिए अनुकूल स्थिति बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। हिमन दिए हिम नदीय शैवाल ग्लेशियर एल्गी के अस्तित्व के लिए अनुकूल स्थिति बनाने में सहायक है। हिम नदीय शैवाल संपूर्ण क्रायोस्फीयर के पिघलने से ग्लेशियर और बर्फ की चादर की सतह को बनाते हैं। क्रायोस्फीयर वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद बर्फ के सभी रूपों में पाया जाता है रूपों पाया जाता है क्रायोस्फीयर वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद बर्फ के सभी रूपों पाया जाता है। हिम नदीय शैवाल के उदाहरण जैसे एंकीलोनेमा एलास्काना और एंकीलोनेमा और नॉर्डेस्चुअलिटी। पर क्या बोल सकते हैं इसको, परप्यो वो गैलिन के बारे में अगर बात करते हैं, ये एक फेनोलिक पिगमेंट रंग द्रव है। कुछ अगर डायनासोर वगैरह है, कोई पक्षी वगैरह है तो नहीं, ये एक फेनोलिक पिगमेंट रंग द्रव है ये कलर। ये वास्तव में सन स्क्रीन की तरह काम करता है तथा शैवाल कोशिकाओं को पराबैंगनी किरणों और दृश्य प्रकार से होने वाले नुकसान से बचाता है। किसको? शैवाल कोशिकाओं। शैवाल को कम तापमान और शुष्क स्थिति में भी जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं इसमें। तो ये चीज बस याद रखनी है, ये चीज कि पर प्योर पर प्योर क्या चीज है। बात करें अगर हम, तो कैप्साइसिन क्या है? कैप्साइसिन ये एक कप का मिर्च है। कैप्साइसिन वर्ड ही ध्यान रखना, कैप्साइसिन कैप्साइसिन क्या है? चिली है, मिर्च है। लेकिन ध्यान रहे डेनमार्क में कैप्साइसिन युक्त मिर्च वाले नूडल्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब थोड़ा सा ये न्यूज क्यों चर्चा में आया था उसके ऊपर बात करें। तो नूडल्स पर प्रतिबंध, कैप्साइसिन के बारे में अगर बात करें तो यह मीट जीन कैप्सिकम और मुख्य तीखा तीखा खाद्य और गंध पैदा करने वाला एक घटक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो एक कोशिका और संवर्धन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले गौण पादप मेटाबॉलिज्म से ऊपर करने वाले पदार्थ का एक उदाहरण यह वर्षा में भूल सकता है, ये चीज ठीक है। गौण पादप मेटाबॉलिक के बारे में ऊपर बनने वाला पदार्थ, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से ध्यान रखना है इसके कम मात्रा का उपयोग भी व्यापक शक्तिशाली जैविक गुणों को प्रदर्शित करता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, मोटापा रोधी, दर्द निवारक और सूजन प्रभाव इत्यादि। इसके कम मात्रा में उपयोग से, लेकिन किसी चीज के ज्यादा उपयोग करेंगे तो उसका तो साइड इफेक्ट। अधिक मात्रा में उपयोग करने से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विकार, सीने में जलन जैसे कई साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो मेन मकसद इसका ये था कि कैप्साइसिन क्या है, तो ये एक मिर्चा है। और क्या क्या बच गया भाई? ये आपका मोवेन ऑर्बिटर, तो ये मोवेन ऑर्बिटर किसका ऑर्बिट है? तो मंगल ग्रह का ऑर्बिट है, सिर्फ इतना जानना है। नासा ने मार्स एंटमॉस्फेयर ऑर्बिट, इसका फुल फॉर्म है आपका एंटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, ये किसका है? तो नासा का में ये आपका मिशन है। और इसने कुछ ऑरोरा लाइट्स का कैप्चर किया है, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। अब न्यूज में आ गया तो जस्ट ये ध्यान रखना है कि मोवेन ऑर्बिटर जो है वो किसका ऑर्बिट है? तो मंगल ग्रह का। और ये किसका मतलब प्रोग्राम था? तो ये नासा का प्रोग्राम, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, और कुछ नहीं। फिर अगर बात करें तो अल्फा फोल्ड 3 क्या है? तो ये गूगल का एक बोले तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है। जैसे गूगल का ही, जैसे चैट जीपीटी है ना, उसी तरह से आपका गूगल का शायद बार्ड भी गूगल का ही है। उसी तरह से अल्फा फोल्ड 3 जो है वो किसका है? तो गूगल का डीप माइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स के अल्फा फोल्ड नामक एक नया एआई विकसित किया है। यह प्रोटीन डीएनए, अच्छा इसका जो संरचना वो कैसे है? ये मतलब ये क्या कर सकता है? ये तो ये प्रोटीन डीएनए आरएनए और लिंगेट्स आदि की संरचना और उनके मध्य परस्पर क्रिया को प्रेडिक्ट कर सकता है। इसकी भी हम बात करें तो इसमें भी इसका निगेटिव पॉइंट अगर हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी का,
या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम बात करें तो निगेटिव पॉइंट से रोग उत्पन्न होता है, नहीं इम्पोर्टेंट है, बस ये ध्यान रखें, आगे इतना याद रहे कि अल्फा फोल्ड 3 जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है जो गूगल का है, बस मिलान वगैरह के लिए। सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, इसके बारे में अगर बात करें तो यह एक अमेरिकी डॉलर में ऋणों और डेरिवेटिव्स के लिए ओवरनाइट इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट है ना, SOFR, जैसे लिबोर है उसी तरह से। इसे अमेरिका के ट्रेजरी प्रतिनिधि बाजार द्वारा कोलेट्राइज्ड किया गया है। SBI ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से $100 मिलियन जुटाए हैं। यह राशि 3 साल की अवधि के लिए बॉन्ड्स को सीनियर अनफिक्स्ड मार्केट में रखें। और क्या बच गया, सुपर हाइड्रोफोबिक कैलिस्ट, तो इसे बायोम सेलुलोस, क्या है ये सुपर हाइड्रोक्लेट्स के बारे में अगर हम बात करें, जस्ट इसके बारे में, तो बायोम यानी सेलुलोस से बनाया जाता है, यह पर्यावरण के अनुकूल है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है और यह किफायती भी है। इसका यूज क्या है, तो यूज है इसका बायोडीजल उत्पादन करना और हानिकारक जल उत्पाद से निपट सकता है। इसे बायोडीजल उत्पाद वाली साइट को विषाक्त होने से बचाया जा सकता है। यह बायोमास अपशिष्ट निपटान के लिए एक संधारणीय विकल्प प्रदान कर सकता है, साथ ही ग्राफीन और कार्बन नैनो ट्यूब के विकल्प के रूप में बायोचार की उपयोगिता को विस्तार कर सकता है। तो इसे बस याद रखना है कि सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट ये क्या क्या है, तो ये एक आपका सेलुलोज से बनाया जाता है। इसको बायोमास पर्यावरण के लिए अनुकूल है ये, इससे बायोडीजल का भी उत्पादन हम लोग कर सकते हैं और जल उत्पाद से निपट सकते हैं। ग्राफीन कार्बन नैनोट्यूब के विकल्प के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। बस राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक नई योजना है ये। इसका उद्देश्य है 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों की जरूरतों के अनुरूप फोरेंसिक लैबों के कार्य पर बोझ कम करना है। यह अपराध में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है। बस और क्या है इसमें देखने का, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।